नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं लोकमंच। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड 20 सालों में कितना बदला है। उत्तराखंड 20 साल का हो चुका है। एक के बाद एक सरकार को उत्तराखंड की जनता ने देखा, एक के बाद एक सरकार को बदलते हुए उत्तराखंड के इन पहाड़ों ने देखा। लेकिन हर तरह से उतार चढ़ाव उत्तराखंड की जो है जनता ने देखा। लेकिन क्या बदला, क्या नहीं बदला, कितना विकास हुआ, कितना प्लान रुका, क्योंकि जिस तरह से लगातार मूलभूत सुविधाओं को लेकर, अपने कई मुद्दों को लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था, अस्तित्व में आया था, लेकिन उसके बाद उन मुद्दों पर कितना काम किया राज्य की सरकारों ने। जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने बलिदान देकर अलग उत्तराखंड की जो मांग कर रहे थे, अलग उत्तराखंड बना, क्या वाकई में उन मांगों पर काम हुआ है? क्या वाकई में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी गांव हैं, वहां पर विकास पहुंचा, मूलभूत सुविधाएं पहुंची, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं पहुंची? क्या वाकई में उन गांव को सड़कों से जोड़ा गया? कितना उत्तराखंड बदला है इन 20 सालों में? इसी पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। उसी चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए महक सिंह जुड़ रहे हैं। महक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हरीश चंद्र दुर्गापाल जी जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। आपने उत्तराखंड को बड़े करीब से देखा है, एक के बाद एक बदलती हुई सरकारों को आपने देखा, आप भी सरकार में रहे हैं, लेकिन 20 सालों में क्या कुछ बदला है उत्तराखंड में? 2002 में चुनाव हुआ उत्तराखंड में और स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं स्वयं उसमें विधायक था। और एक जो भावना उत्तराखंड की थी, जो पर्वतीय क्षेत्र की सोच थी, जो युवाओं की सोच थी, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सोच थी, उसके अनुरूप माननीय तिवारी जी ने, जो विकास कुछ के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने काम करना शुरू किया। और विशेष रूप से उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए, जहाँ तक सड़कों का क्षेत्र है, कनेक्टिविटी अधिकांश शहरों कांग्रेस सरकार ने, तिवारी सरकार ने की। और साथ ही साथ सबसे महत्व चित्रकूट की स्थापना के औद्योगिक संस्थान, चाहे सितारगंज हो, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे भगवानपुर हो, चाहे सैलाकुई हो, इन जगहों में इंडस्ट्रियां आई और निवेश हुआ तिवारी जी के विशेष प्रयास से। और हजारों हजार युवाओं को रोजगार मिला और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, उनको चालू किया। चाहे डेयरी डेवलपमेंट की हो, चाहे मत्स्य पालन की हो, चाहे पशुपालन की हो, और चाहे तीर्थाटन की हो। निश्चित रूप से, क्योंकि उत्तराखंड चारधाम यात्रा जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, विदेशों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यह उत्तराखंड जो तीर्थाटन के रूप में अपना बहुत बड़ा स्थान रखता है, धार्मिक नगरी है, उन सब स्थानों को जोड़ने के लिए पंडित नरेंद्र तिवारी ने बहुत प्रयास किए और उनकी कनेक्टिविटी सबकी जरूरत थी। बिल्कुल, लेकिन हरीश चंद्र जी, वाकई में अच्छा काम हुआ होगा, वाकई में सड़कों से जोड़ने को लेकर कदम उठाया गया होगा, रोजगार को लेकर भी कदम उठाया गया होगा। लेकिन सर, जो एक समस्या थी, जो मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो या फिर बाकी और तमाम सुविधाओं से जुड़ी हुई हो, जो है मुद्दा रहा हो, लेकिन उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी गांव हैं, वहां से पलायन नहीं रुका है, एक बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। निश्चित रूप से पलायन एक गंभीर समस्या थी जी। उसको रोकने के लिए भी पंडित कांग्रेस सरकार ने जी बहुत कुछ किया है। पर्वतीय जनपदों में
जहाँ शिक्षा संस्थानों के अभाव था वहाँ शिक्षा संस्थान खोले गए और MSME के अंतर्गत, खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत, हथकरघा हस्तशिल्प के अंतर्गत वहाँ पर छोटी छोटी इकाइयाँ स्थापित की गई। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहुत सी बिल्कुल हरीश चंद्र जी, सब कुछ दिया गया, प्लान फिर भी हुआ, इसकी क्या कुछ मुख्य वजह मानते हैं आप सर? देखिए, पलायन जो का विषय बहुत गंभीर है जी। इसलिए है कि पहाड़ों में हैवी इंडस्ट्री नहीं है, बड़े बड़े उद्योग नहीं है, बड़े बड़े कल कारखाने नहीं है, और जिससे कि जैसे हमारी जो तकनीकी शिक्षा के उच्च संस्थान है उनके माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके हिसाब से उनको वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया, इसलिए लोगों का पलायन होना स्वाभाविक था। वो भागे। सर उसको देने का काम कौन करेगा? सरकारें कदम उठाएंगी, सरकार वहां पर शिक्षण संस्थानों को खोलने का काम करेंगे, उस प्लान को रोकने को लेकर कुछ रोड मैप बनाया जाएगा। सर अगर सरकारें नहीं करेंगी, आप भी सरकार में रहे हैं लेकिन प्लान नहीं रुका है सर, योजनाएं तो बनाई गई, धरातल पर कितनी उतरी, उनका कितना फायदा हुआ, कितना जनता तक पहुंचाया गया उनको? नहीं, रोड मैप बनाया गया, ऐसी बात नहीं, उसका इम्प्लीमेंट भी हुआ है जी। और जैसा मैंने कहा कि कनेक्टिविटी, क्योंकि मेन चीज जो है वो है आने जाने के साधन जी। अभी बहुत से क्षेत्र रह गए हैं लेकिन फिर भी यथासंभव मैक्सिमम एरिया को कवर किया गया। ठीक है सर, वहाँ आवागमन। ठीक है हरिश्चंद्र जी, ठीक है सर। महक सिंह जी, आपको क्या लगता है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए और पहाड़ों की परेशानी को लेकर बात की जाए, 20 सालों में क्या कुछ बदला है और मौजूदा स्थिति क्या है सर? उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई जी, योजनाएं तो बनी लेकिन उनको धरातल पर उतारने में भाजपा और कांग्रेस की सरकारें विफल गई। यदि इन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई है तो उसमें अच्छी दवाई का कोई प्रबंध नहीं है, डॉक्टर का उचित व्यवस्था नहीं है, और यही स्थिति उत्तराखंड के स्कूलों की है। जैसा कि अभी कांग्रेस के पूर्व विधायक जी ने बताया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तराखंड के अंदर औद्योगिक नीति को बनाया था तो उनको पहाड़ में इंडस्ट्री लगाने से किसने मना किया था? नंबर 1। दूसरा, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के अलावा दूसरी किसी गवर्नमेंट में इन पे गिनाने के लिए कुछ नहीं है। और जहां जहां इंडस्ट्रियां लगी हैं उत्तराखंड के पूरे परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, इंडस्ट्री के जो यूनियंस है यहाँ उनमें तरह तरह की समस्याएं रोजाना उठती है लेकिन सरकार उसको अनसुना करती है। आज हालात इंडस्ट्री की इतनी खराब हो चुकी है उत्तराखंड में कि यहाँ से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी यूनिट को बंद कर करके बाहर जाने की सोचने लगे हैं और कई इंडस्ट्रियां तो यहाँ से जा भी चुकी हैं। वजह क्या है? जितनी भी योजनाएं बनाई है वो बहुत अनकम्प्लीट थी। वजह ये रही कि एक दोनों ही सरकारों ने अपने विकास की बात की है, भाजपा ने अपने विकास की बात की है, कांग्रेस ने अपने विकास की बात की है, न कि उत्तराखंड की प्राथमिकता को रखा है इन्होंने। साथ में जितनी भी योजनाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। अभी समय समय पे यहाँ उत्तराखंड के अंदर मीडिया के माध्यम से, यहाँ लोकल संगठनों के माध्यम से ये आवाज उठती है कि फला योजना में ये घपला हो गया, फला योजना में ये घपला हो गया। मैं अभी बताता हूँ कि एक टूरिज्म का यहाँ जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है उसमें जो रुड़की के विधायक है प्रदीप बत्रा जी, वो स्वयं विधायक हैं लेकिन उन्होंने गलत तरीके से गलत तथ्य पेश करके वहाँ अपनी पत्नी को जो है गलत लाभ दिलाया। ये जितनी भी योजनाएं बनाई है इन्होंने अपने विकास के लिए बनाई है और इन योजनाओं को इस तरह से लागू किया जिससे कि सत्ता पक्ष के और कांग्रेस के लोगों को उनका लाभ मिले, जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है सर, रहा है। लेकिन महक सिंह जी, जिन मुद्दों को देखते हुए और जिन मुद्दों को लेकर जो है उत्तराखंड बना था, स्थिति में आया था, क्या वाकई में उन पर काम हुआ है इन 20 सालों में? 20 सालों में उत्तराखंड में ना के बराबर काम हुआ है। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो 0 वर्ग सीएम घोषित हुआ है। अभी अभी एक चैनल के माध्यम से सर्वे हुआ
और पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ का जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में सबसे टॉप लिस्ट पे है, जिसमें उत्तराखंड की बहुत बेइज्जती हुई है। तो अगर इन्होंने काम किया होता तो लोग इनको पसंद करते, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया है, जिस कारण उत्तराखंड की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। और यहाँ के जो लोग हैं वो एक ऑप्शन चाहते हैं, एक बेहतर ऑप्शन चाहते हैं, जो इस बार आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ उत्तराखंड में आया है। और लोग भारी तादाद में इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों से लोग निराश रहे हैं और इन्होंने जो वास्तविक रूप से यहाँ होना चाहिए था वो नहीं किया, बल्कि कागजों में योजनाएं बनती रही और आंकड़ेबाजी में ये सरकार उलझी रही। ठीक है सर, लेकिन महसूम जी एक बड़ा अहम सवाल है, आप वो क्या काम करेंगे जो आज तक उत्तराखंड में नहीं हुआ, जो इन 20 सालों में नहीं हुआ, जिसकी चाह आज भी उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड की जनता देख रही है? उत्तराखंड का युवा चाहता है कि उसको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। ये सरकारें बिल्कुल विफल रही है स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए। ऐसी कोई ठोस योजना इन्होंने नहीं बनाई जिससे कि स्थानीय को वहां रोजगार मिले और उत्तराखंड से पलायन रुके। दूसरा, यहाँ शिक्षा की बहुत बुरी हालत है। यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ के स्कूल में इतनी बुरी हालत है कि 3-3 कमरों में यहाँ प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, 4-4 कमरों में यहाँ इंटर कॉलेज चल रहे हैं, और कहीं कहीं तो ये भी देखने में आया कि डिग्री कॉलेज चल रहे हैं लेकिन कागजों में चल रहे हैं, धरातल पे वहां कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की जो बात रही है, जनता इनको देख रही है और जो इन्होंने कागजों में आंकड़ेबाजी के खेल में इन सरकारों ने जनता को उलझाने का काम किया है, अब जनता उस बात को समझ गई है। अब आंकड़ेबाजी में ना जनता पड़ के अब चाहती है कि वास्तविक धरातल पे काम हो और आम आदमी पार्टी के साथ में अब उसे उम्मीद बनी है। आम आदमी पार्टी से इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में किया ऐसे ही उत्तराखंड में भी ये कर देगी। ठीक है सर। हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, कितना सहमत हैं आप महसूम जी की जो इन्होंने बातें कही हैं, जो तथ्य रखे सर? उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है जी, जैसा कि अभी आप नेताजी ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ कुछ काम होगा तो संभव नहीं है, इसलिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के कार्यकलाप बिल्कुल एकदम अलग से हैं, ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में मिले हुए हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, उत्तराखंड में यदि समग्र विकास की भावना जो उत्तराखंड बनने के समय थी उसको पूरा कर सकती है तो केवल कांग्रेस सरकार कर सकती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पुराना तिवारी जी का कार्यकाल, इसके बाद कांग्रेस शासन में रघुनाथ जी भाजपा में चले गए, हरिराज का कार्यकाल। इस कार्यकाल में बहुत काम हुए जमीनी स्तर पर। पहाड़ में जो हमारे उत्पाद हैं, पहाड़ में रिंगाल है, पहाड़ में बांस है, पहाड़ में बिच्छू घास है, पहाड़ में इन सब चीजों को हम कैसे एक मार्केट में स्थान दे सकते हैं, उसके लिए भी कांग्रेस ने काम किया। लेकिन हरीश चंद्र जी एक पहाड़ का जो उत्पाद है, चाहे मडुआ है, झुंगरा है, पौनी है, अपने भट्ट हैं, अपने गौत हैं, आज मडुआ की मांग इस देश में नहीं विदेशों में हो रही। ये कांग्रेस की सोच थी, एक कांग्रेस का एक मंथन था, ये हरि राव जी का मंथन था कि पहाड़ के उत्पादों को आगे बढ़ाया जाए, पहाड़ में जो कुछ हो रहा है उसका भी कुछ न कुछ तैयार करके मार्केट में भेजा जाए। हुआ है, ऐसी बात नहीं कि बड़ी औद्योगिक घराने। ठीक है सर, लेकिन सर पलायन को रोकने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया सर। अगर स्थानीय स्तर पर उन लोगों को वहां पर रोजगार मिलता, अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छा स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो है योजनाओं को धरातल पर उतारा गया होता, तो गांव के गांव आज के वक्त में खाली ना होते। उसको लेकर गंभीर जो है उठाना होगा सर कदम। लेकिन उसके लिए भी ऐसी बात है कि होम स्टे योजना चलाई, सिंह गढ़वाली योजना चलाई, बाहर का पर्यटक आ रहा है, वहाँ रुक रहा है, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। होम स्टे में लोग रुक रहे हैं और पहाड़ के लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मौका के साथ साथ उनको रोजगार मिल रहा है। ऐसा अगर आप सर्वे करवाएंगे तो बहुत सी जगह आपको एक काम मिलेगा कि होम स्टे के अंतर्गत, सिंह गढ़वाली के अंतर्गत, पहाड़ के जो हरीश चंद्र जी देहरादून से योजनाओं को तो लागू किया जाता है, लेकिन वो पहाड़ों तक कितनी पहुंच रही हैं, कितनी जनता को उनका सीधा फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है सर।
योजनाओं को लागू तो किया जाता है सर सरकारों की तरफ से, लेकिन धरातल पर उसका असर क्या हो रहा है सर, वो जरूर देखना चाहिए। ऐसा है जी देखिए, रोजगार के लिए डेयरी डेवलपमेंट में जी हमने 4 रुपया तक प्रोत्साहन राशि इसलिए बढ़ाया दूध का, ताकि हमारे दूध उत्पादकों को, चाहे पहाड़ के हों, चाहे तराई के हों, चाहे भाबर के हों, उनको एक लाभ मिले, उनको पैसा मिले। और गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई ताकि वो विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों में उसकी डिमांड ज्यादा है, ताकि गरीब से गरीब परिवार गाय खरीद करके अपना रोजगार चला सके। तो ऐसे कल्याणकारी योजना चलाई है निश्चित रूप से पूरे पहाड़ उत्तराखंड के लिए। अब दिक्कत क्या है कि पहाड़, जैसा मैंने कहा कि अभी भी हैवी इंडस्ट्री के लिए उस तरह की सुविधाएं चाहिए जो होनी चाहिए, वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की विचार है कि हम हैवी इंडस्ट्री को, एमएसएमई को भी पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित करके, हमने कई एमएसएमई सेंटर बनाए, मुझे याद है। लेकिन हरीश चंद्र दुर्गापाल जी, हरीश जी, उत्तराखंड के अंदर अपार संभावनाएं हैं रोजगार की, पर्यटन का क्षेत्र हो या फिर किसानों से जुड़ी हुई कोई भी एक फसल हो। अगर किसानों को बढ़ावा मिलेगा स्थानीय स्तर पर तो कहीं ना कहीं जो है उनका उत्थान होगा। पर्यटन के क्षेत्र से, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए उत्तराखंड में अपार संभावनाएं, अगर उसको और बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं हर एक गांव में रोजगार का एक स्तर खड़ा हो सकता है। उसको लेकर सर सरकार क्या कुछ कदम उठाएंगे और किस तरह से कदम उठाना चाहिए सर? देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से जैसा आपने कहा जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के सुंदर झरने, नदियाँ, पहाड़, जंगल और उन जंगलों में हरियाली, ये उत्तराखंड की पहचान है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टिकोण से अपार संभावनाएं हैं और वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। धीरे धीरे पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड में अब क्या है, अभी तो नैनीताल या भीमताल या अन्य जगह, ऐसी जगहों पर पर्यटक जाते थे, अब दूरस्थ स्थानों पर जा रहे हैं, दूरस्थ स्थानों की खोज कर रहे हैं कहाँ और अच्छी जगह है वहाँ हम जाएं। तो पर्यटक वहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी अन्य सुविधाएं उसको मिल रही हैं। इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में तो काफी प्रगति कांग्रेस शासन काल में हुई है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। वर्तमान में सुन लीजिए, वर्तमान में क्या है, वर्तमान रोजगार खत्म, फैक्ट्रियां बंद और बेरोजगार घूम रहे हैं दाएं बाएं, तो कहीं रोजगार की बात नहीं और कहीं स्टेबिलिटी की बात नहीं। वर्तमान ठीक है हरीश जी, अगर बीजेपी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ होते तो उनसे भी मैं जवाब का जो है आंसर लेता। ठीक है सर। महक सिंह जी, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अपार संभावनाएं है रोजगार की, पर्यटन की दृष्टि से की जाए या फिर अगर किसानों को बढ़ावा वहां के स्तर पर, वहां के स्थानीय स्तर पर अगर उनको दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। क्या लगता है आपको, सरकारें कितनी गंभीर रही हैं अब तक इन 20 सालों में, और जो उन वहां के किसानों को चाहिए था क्या वाकई में सरकारें उनको दे पाई हैं? जो उनकी फसलें थी, जो उसका उनको बढ़ावा देना था, उसको लेकर किस तरह से कदम उठाए गए हैं सर? 20 साल के अंदर उत्तराखंड में जितना भी भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने योजनाएं बनाई वो पूरी तरीके से धरातल पे नहीं उतर पाई, और जो योजनाएं बनी उनका जो मैक्सिमम धन है वो यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें दमदरबांट होगी। उसकी कोई मॉनिटरिंग ना तो भाजपा के द्वारा की गई ना कांग्रेस के द्वारा की गई। दूसरा, जैसा कि अभी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ अलग है, दिल्ली का अलग है, ये इनका तर्क हो सकता है। लेकिन यहाँ जनता का जो तर्क है, और आम आदमी पार्टी ये मानती है कि चाहे दिल्ली का आदमी हो चाहे उत्तराखंड का आदमी हो, उन सब की जरूरतें एक जैसी हैं। सभी को अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, किसानों को फसलों का उचित दाम चाहिए, समय पे चाहिए। लेकिन इस पे जो भाजपा और कांग्रेस की नीति रही वो बिल्कुल विफल रही। और जैसा कि अभी कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। इनकी जो इंडस्ट्री पॉलिसी है, जिस समय पंडित एनडी तिवारी जी थे तो हमने मांग उठाई थी कि भाई जो इंडस्ट्री है उसमें स्थानीय जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं उनको 70% का यहाँ जो है ना आरक्षण देते हुए और यहाँ भर्तियों में और इंडस्ट्री में उनको रोजगार दिया जाए। लेकिन वो योजना बनी, वो शासनादेश जनता के दबाव में जारी हुआ, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों की इसके बाद सरकारें रही हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। इंडस्ट्री में यूनियन के द्वारा, लोकल जो पब्लिक है उनके द्वारा
कई बार एजुकेशन हुए, कई बार ये मांग उठी कि शासनादेश 70% का कि स्थानीय उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार इन इंडस्ट्री में दिया जाए। लेकिन फर्जी बायोडाटा के आधार पर जिस प्रकार से इंडस्ट्री वालों ने मनमानी करते हुए उस शासनादेश की धज्जियां उड़ाई, भाजपा और कांग्रेस की दोनों ही सरकारें इस पे मौन रही है। और डिबेट में कांग्रेस के बहुत ही आदरणीय साथी और बहुत ही वरिष्ठ साथी दुर्गापाल जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 70% का जो शासनादेश है उत्तराखंड के संदर्भ में बनाया गया है, आपने उस पर कितना काम किया? जनता ने जितनी मांग इस संबंध में उठाई, आपने उस पर कितना काम किया? दूसरा, यहाँ किसान तराई, यहाँ दो तरीके से काम है किसान का, एक पर्वतीय क्षेत्र का किसान है, एक तराई का किसान है। तराई के किसान गन्ना मूल्य को लेकर लड़ते रहते हैं, दोनों सरकारें वादा करती हैं, लेकिन जब सरकार में होती है तो फिर चुप हो जाती है और इन मिल मालिकों से मिलकर किसानों का उत्पीड़न करती है, शोषण कराती है। इसी प्रकार से जो अगर पहाड़ की स्थिति देख ले तो पूरे, जैसा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ स्थानीय उत्पादों को एक काम किया है कि उसको जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से विकसित किया जाए। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसकी देश में पहचान है? आपने कितना काम किया कि जिससे कि उत्तराखंड के किसी उत्पाद की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो सकी हो और यहाँ के जो उत्पाद है वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मांग बढ़ी हो? जवाब ले लेते हैं हरीश जी से, काम नहीं करते। ठीक है सर। जी हरीश जी। जी, पहाड़ी उत्पाद की आज बड़े बड़े होटलों में झुमरे की खीर बन रही है। आपको पता नहीं, झुमरे की खीर की इतनी डिमांड है कि इस देश में बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल है वहाँ भी झुमरे की खीर बनती है और बड़ी बड़ी जो दावतें होती है वहाँ भी झुमरे की खीर की डिमांड होती है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ के उत्पाद की पहचान नहीं है। मडुए के बिस्कुट, मडुए की रोटी आज बहुत प्रचलित है। आज मडुए का रेट भी अच्छा है इसी कारण से कि उसकी डिमांड ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ के उत्पाद की पहचान ये तो किसानों की मेहनत है, इसमें कांग्रेस का क्या योगदान? अरे कांग्रेस किसानों की मेहनत को लाइन देने के लिए तो कांग्रेस ने काम किया ना। क्या काम किया ये बता दीजिए ना, बता दीजिए क्या काम किया? आपके कहने से नहीं होगा। क्या पहाड़ की खेती को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जो पहाड़ के उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तभी तो वो डेवलप, तभी तो प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है सर। हरीशचंद्र जी फाइनल कमेंट में चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। सर उत्तराखंड के लिए और बेहतर कदम क्या उठाने चाहिए सरकारों को? आप भी सरकार में रहे और आगे भी आप चुनाव लड़ेंगे, आने वाला कल जो होगा वो उत्तराखंड की जनता के हिसाब से क्या कुछ बेहतर होगा और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सर? फाइनल कमेंट सर। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। पहाड़ उत्तराखंड में विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों के उत्थान के लिए हमको छोटी इंडस्ट्रियों को स्थापित करना पड़ेगा और बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए भी हमने रोड मैप तैयार करना पड़ेगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या है उसका समाधान हो। और हमारे पर्वतीय जनपदों में एजुकेशन के क्षेत्र में हमें तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए अच्छे काम करने होंगे, जो इसकी शुरुआत हमने की भी है। ठीक है सर, सेवा के लिए। ठीक है हरीश जी, ठीक है सर। महसूम जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, आने वाला जो कल है 2022 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, क्या कुछ उम्मीद की जाए सर? उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आए, इससे काम करने की जरूरत है। और आपने देखा कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, इतना बड़ी संभावना है, छोटी छोटी परियोजनाएं लगाकर यदि हम विद्युत उत्पादन को वहां बढ़ावा दें तो वहां स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलता है और उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होती है। इसी प्रकार से ऐसी अनेक योजनाएं हैं। वहां के यदि स्कूल अच्छे होंगे तो वहाँ यदि स्कूलों में टीचर्स जो कमी है, यदि वहाँ टीचर्स को रखा जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा। जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, यदि डॉक्टर को रखा जाएगा तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजों को लेकर सोचने की जरूरत है, उनको ठीक करने की जरूरत है। उत्तराखंड संसाधनों के रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन उनका सदुपयोग उत्तराखंड के संदर्भ में सही किया जाए और भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए उनको जनहित के तरफ को मोड़ा जाए तो शायद उत्तराखंड का विकास बहुत बिल्कुल अच्छा होगा। मैक्सिम जी, तभी जाकर जो है उत्तराखंड का विकास होगा। 20 सालों में जो नहीं बदला तभी जाकर वो है बदल सकता है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन 20 सालों में जो उत्तराखंड ने क्या कुछ बदलाव देखे हैं, जिन मुद्दों के सहारे उत्तराखंड अलग हुआ था, क्या वाकई में उस पर काम हुआ? जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में और सारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही, क्योंकि बड़े पैमाने पर लगातार पलायन भी हो रहा है, क्योंकि शिक्षा, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं की एक बड़ी कमी रही है। अब देखना होगा कि आने वाला जो कल है
उत्तराखंड के लिए कितना लाभकारी साबित होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।